चाहता था कि बजट में जाति जनगणना की बात उठे, जो पूरा देश चाहता है। 90% हिंदुस्तान जाति, 95% जाति जनगणना चाहता है। कौन चाहते हैं? दलित चाहते हैं, आदिवासी चाहते हैं, पिछड़ा वर्ग चाहता है, गरीब जनरल कास्ट के लोग चाहते हैं। मैं देख रहा हूं सर, सरकार हलवा बांटती जाती है, बांटती जाती है, बांटती जाती है, और बांटता कौन है? वही 2-3% लोग, और बंटता किसको है? वही 2-3% लोग। नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोले भारत। क्या जाति जाति रटने वाले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के लिए जाति का सवाल सामाजिक न्याय का सवाल है या फिर विशुद्ध राजनीति है? जिस कांग्रेस की महान परंपरा की वो दुहाई देते हैं, क्या वो पार्टी जाति के नाम पर उपेक्षित वंचित तबके के हकों की हामी रही है? और ये राजनीति कितनी सफल होगी और कितनी नहीं, इसका सही जवाब ढूंढने के लिए हम आपको 73 साल पहले ले चलते हैं। देश पहले लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहा था। गणतंत्र 1 साल पहले ही लागू हो चुका था। संविधान का राज कायम हो चुका था। संविधान बनाने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में कानून मंत्री थे, लेकिन 1951 आते आते दोनों में ठन चुकी थी। और ठनी किस बात पर थी? कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का सवाल नहीं था। सवाल था हिंदू धर्म में जाति और जाति के नाम पर फैले भेदभाव का। इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल को पास कराना चाहते थे, जो कैबिनेट की फाइलों में पड़ा पड़ा धूल फांक रहा था। और पंडित नेहरू की कैबिनेट थी कि इसे पास ही नहीं कर रही थी। सरकार पर जातिगत श्रेष्ठता का दबाव इतना ज्यादा था कि तर्क ये दिया जा रहा था कि देश इतने बड़े क्रांतिकारी कानून को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? अंबेडकर जब ये पूछते थे तो इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं था। इस विधेयक में जाति व्यवस्था पर करारी चोट थी। इस विधेयक में महिलाओं की खराब दशा पर भी चोट थी। जिस विधेयक को क्रांतिकारी बताकर तंज कसा जा रहा था, वो विधेयक क्रांतिकारी होने से ज्यादा समाजवादी और सुधारवादी था। अरे हाँ, समाजवादी से याद आया कि पंडित नेहरू तो खुद को समाजवादी मानते थे, फेबिन वाला ही सही, लेकिन उनका समाजवाद जातिगत जड़ता को तोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इससे डॉक्टर अंबेडकर इतना व्यथित हुए कि 28 सितंबर 1951 को उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। नेहरू ने इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया, मनाने की भी कोशिश नहीं की। नेहरू को एक साथ दो चीजों से मुक्ति मिल गई, हिंदू कोड बिल से और इस बिल के आधार पर एक वास्तविक समता मूलक समाज बनाने के पक्षधर डॉक्टर अंबेडकर से। डॉक्टर अंबेडकर वही सब चाहते थे जो भारत के संविधान में निहित है। वो संविधान की लक्ष्मण रेखा से 1 इंच बाहर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन नेहरू तैयार नहीं हुए। अब 73 साल बाद उन्हीं नेहरू के परनाती राहुल गांधी पर आइए। वो जातिगत जनगणना के सवाल पर ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे उनकी पार्टी कांग्रेस या जब उनके पूर्वजों की सरकार थी तब तो पिछड़ों दलितों के हक में ही सारा काम हो रहा था और आज नहीं हो रहा है। क्या ये सही है या इसमें कोई पाखंड है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बजट के लिए बनने वाले हलवे में भी उन्होंने जाति का एंगल ढूंढ निकाला। सर, जब भी मैं उसको हटाना चाहता हूं मुझे ये करना है सर, वो हटो, देखो आ गई। मैं ये फोटो समझाना चाह रहा हूं सर। इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है, और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि बजट का हलवा खाने वाले सभी अगड़ी जातियों से है। अभी तक ये साफ नहीं है कि बजट बनाने के लिए जो लोग गुप्त रूप से कुछ दिनों तक एकांत में रहते हैं उनमें किस जाति या धर्म के लोग हैं। और हाँ, इस हलवा सेरेमनी की शुरुआत भी कांग्रेस के ही राज में हुई थी। हुआ क्या कि 1950 में बजट पेश होने से कुछ समय पहले ही लीक हो गया था। तब वित्त मंत्री के पद पर जॉन मथाई थे। उन पर आरोप लगा कि कुछ संपन्न और बड़े औद्योगिक घरानों को मदद करने के लिए उन्होंने ये काम किया है। बात इतनी बढ़ी कि मथाई को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद ही तय हुआ कि अब बजट बनाने वाले अधिकारी और स्टाफ करीब 10 दिनों के लिए अलग रखे जाएंगे, जहां किसी से कोई संपर्क नहीं होगा। इसकी शुरुआत हलवा खाकर की गई ताकि शुभ कार्य का शुभारंभ मीठे से
हो। ये परंपरा कांग्रेस सरकार में शुरू हुई, जिसे मोदी की एनडीए सरकार भी कायम रखे हुए है। लेकिन आज अचानक राहुल गांधी को ज्ञान आया है कि नहीं, ये देश का हलवा है जिसे अगड़ी जाति के अधिकारी खा रहे हैं। और अगर हलवा देश की दौलत को खाने का प्रतीक माना जाए तो इसमें सबसे ऊपर वित्त मंत्रालय में कोई आता है तो वो वित्त मंत्री आते हैं। कांग्रेस में जितने प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने क्यों नहीं किसी दलित या पिछड़े वर्ग से आने वाले व्यक्ति को वित्त मंत्री बनाया। नेहरू के राज में 5 वित्त मंत्री बने, उनमें से कोई भी दलित या पिछड़ा नहीं था। इंदिरा गांधी के राज में 6 वित्त मंत्री बने, कोई भी दलित या पिछड़ा नहीं था। राजीव गांधी के राज में 3 वित्त मंत्री बने, यहाँ भी वही कहानी। नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह के रूप में जरूर एक अल्पसंख्यक को वित्त मंत्री बनाया, लेकिन वो भी दलित या पिछड़ा तो नहीं थे, जिनकी दुहाई आज राहुल गांधी देते हैं। फिर मनमोहन सिंह की सरकार में 2 वित्त मंत्री बने और उनमें भी कोई दलित या पिछड़ा नहीं, बल्कि मनमोहन सिंह की सरकार 2004 में बनी तो राहुल गांधी उसी साल सांसद भी बने थे। वो भी कोई मामूली सांसद नहीं थे, वो चाहते तो कोई भी बड़ा कैबिनेट मंत्री बन सकते थे। वो सरकार को कोई भी सुझाव देते तो सरकार की हिम्मत नहीं होती कि उससे इनकार कर दे। सितंबर 2013 में यूपीए सरकार ने अध्यादेश पारित करके सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को निष्क्रिय किया था, जिसमें कहा गया था कि सांसदों और विधायकों के दोषी पाए जाने पर उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। इस अध्यादेश को फाड़ने की बात राहुल गांधी ने की तो मनमोहन सरकार ने उसे वापस ले लिया। जिनके एक गुस्से पर सरकार अध्यादेश वापस ले सकती थी, उनके कहने पर सरकार किसी दलित या पिछड़े को वित्त मंत्री भी बना सकती थी। लेकिन पूरे 10 साल के मनमोहन राज में जो 2 लोग वित्त मंत्री बनते रहे, वो दोनों ही ब्राह्मण थे, प्रणब मुखर्जी और पी चिदम्बरम। तब कहा गया था राहुल गांधी का दलित पिछड़ा प्रेम। दरअसल कांग्रेस ने दलितों और पिछड़ों के जीवन में बुनियादी बदलाव लाने के लिए कभी कुछ किया ही नहीं। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू राहुल गांधी के परनाना थे। जब उनकी सरकार थी तो 30 मार्च 1955 को देश के पहले पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे काका कालेलकर आयोग कहते हैं, उसने नेहरू सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। उसमें 1961 की जनगणना के साथ ही जाति जनगणना का भी सुझाव दिया गया था। इसके साथ सभी महिलाओं को पिछड़ों की श्रेणी में डालने की भी वकालत की गई थी। लेकिन कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया, जबकि इस रिपोर्ट के आने के 9 साल बाद तक नेहरू की सरकार रही। इसके बाद 15 साल तक नेहरू की बेटी और राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहीं। उन्होंने कुछ नहीं किया जाति जनगणना के लिए खासकर। फिर राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने भी इस पर कुछ नहीं किया। फिर कांग्रेस में ही नरसिम्हा राव भी 5 साल रहे और 10 साल तक मनमोहन सिंह, लेकिन इन लोगों ने भी कभी जातिगत जनगणना के लिए चूं तक नहीं की। जबकि मनमोहन सिंह की सरकार बनने से लेकर 2014 तक राहुल गांधी तो काफी निर्णायक भूमिका में थे, बल्कि 2009 में यूपीए सरकार दोबारा बनी तो कांग्रेस लगातार उस जीत का श्रेय राहुल गांधी को ही दे रही थी। लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया और काका कालेलकर की रिपोर्ट ने सरकार के फाइलों में ही दम तोड़ दिया। अब आइए मंडल आयोग की सिफारिशों पर। मंडल आयोग की रिपोर्ट 1980 में तैयार हुई थी और इसकी रिपोर्ट इंदिरा गांधी सरकार को दे दी गई थी, जिसमें ओबीसी को 27% आरक्षण देने की सिफारिश की गई थी। लेकिन पहले 5 साल तक राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी और फिर उनके पिताजी राजीव गांधी उस पर कुंडली मारकर बैठे रहे। ये तो 1989 में सरकार बदल गई और कांग्रेस से ही बगावत करके निकले वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया। तब इसका विरोध कांग्रेस और खासकर राजीव गांधी ने किया था। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का वो इंटरव्यू निकाल लाए जिसमें प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए राजीव गांधी ने कहा था कि आरक्षण के नाम पर वो बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं देंगे। हाँ, मनमोहन सिंह की सरकार जब 2004 में बनी तो जरूर पिछड़ों के लिए एक क्रांतिकारी काम हुआ। तब मानव संसाधन मंत्री थे अर्जुन सिंह, जिन्होंने पिछड़ी जाति के छात्रों को शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का रास्ता साफ किया। ये वही अर्जुन सिंह थे जिन्होंने फूलन देवी का आत्मसमर्पण भी करवाया था। लेकिन कांग्रेस ही ऐसा कमाल कर सकती है कि अपने ऐसे साहसी और संवेदनशील कदम उठाने वाले मंत्री को उसने दोबारा मंत्री नहीं बनाया। 2009 में अर्जुन सिंह को मंत्री नहीं बनाया गया था। आज कांग्रेस सत्ता में नहीं है, लेकिन उसके संगठन का क्या हाल है। कांग्रेस में अध्यक्ष के बाद महत्वपूर्ण पद
महासचिव का माना जाता है। कांग्रेस की वेबसाइट पर महासचिवों की लिस्ट देख लीजिए। उनमें 12 नाम हैं, जिनमें ओबीसी 1 है, मुस्लिम 1 है, यानी ओबीसी और मुस्लिम जोड़कर भागीदारी होती है 17%, दलित 3 है, यानी कि 25%, बाकी 7 अगड़ी जातियों से है, यानी कि 58%। राहुल गांधी को पहले अपने संगठन में दलितों और पिछड़ों को अहम भूमिका देनी चाहिए। आखिर शुरुआत तो घर से ही होनी चाहिए। इसलिए दूसरों से जाति पूछने वाले राहुल गांधी से ये क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि वो किस लिहाज से जनेऊधारी पंडित हैं। और प्रियंका वाड्रा जब चुनावी भाषण में नेहरू के लिए पंडित जी जैसे शब्दों का प्रयोग करके अपने ब्राह्मणत्व का बखान और प्रदर्शन करती हैं, तो वो कहां तक जायज है। पत्रकारों से जाति पूछने वाले, अधिकारियों की जाति पूछने वाले राहुल गांधी से ये क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि नेशनल हेराल्ड में कितने बहुजन काम कर रहे हैं, वहां कितने संपादक दलित या पिछड़ी जाति से हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट और नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट में कितने बहुजन हैं। अब राजीव गांधी फाउंडेशन का हाल देख लीजिए कि वहां किसको जगह मिली है। उसमें सोनिया गांधी है, मनमोहन सिंह है अल्पसंख्यक, पी चिदम्बरम है ब्राह्मण, सुमन दुबे ब्राह्मण, अशोक गांगुली ब्राह्मण, मोन्टेक से अहलूवालिया सिख, राहुल गांधी ब्राह्मण, प्रियंका गांधी ब्राह्मण और विजय महाजन ब्राह्मण, यानी 9 में से 7 ब्राह्मण और 2 अल्पसंख्यक। अब किस दूरबीन से कोई राजीव गांधी फाउंडेशन में किसी दलित या किसी ओबीसी को ढूंढ कर दिखाए। एक वाक्य में सच्चाई है कि कांग्रेस ब्राह्मणवादी पार्टी है, जिसके लिए दलितों पिछड़ों के हितों का सवाल एक छलावे से ज्यादा नहीं दिखता। अगर शीर्ष नेहरू गांधी परिवार को छोड़ भी दें, दूसरे बड़े पदों पर भी इनके राज में कौन रहा है, ये भी इतिहास के पन्नों को पलटकर देख लेना चाहिए। जब नेहरू प्रधानमंत्री थे तब बिहार के मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह भूमिहार ब्राह्मण, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत ब्राह्मण, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ला ब्राह्मण, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री विधान चंद्र राय ब्राह्मण। क्या ऐसा नहीं लगता कि सम्राट और उसके क्षत्रप सभी ब्राह्मण महासभा की नुमाइंदगी कर रहे हैं? फिर इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक प्रधानमंत्री बने तो यूपी में कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी से लेकर श्रीपति मिश्रा, वीपी सिंह और वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री बने। बिहार में जगन्नाथ मिश्रा से लेकर चंद्रशेखर सिंह, बिंदेश्वरी दुबे, भागवत झा आजाद और सत्यनारायण सिन्हा मुख्यमंत्री बने। जिस यूपी बिहार में सामाजिक न्याय की बात सबसे ज्यादा उठती है, वहीं पर कांग्रेस का क्या हाल था आप समझ सकते हैं। इसलिए आज कांग्रेस जब जातिगत जनगणना का दांव खेल रही है, तो ये देखना भी आपके लिए जरूरी है कि जिस राजनीतिक बुनियाद पर खड़े होकर वो उचक रही है, वो कितनी खोखली है। बोले भारत की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, इससे हमें मदद मिलेगी। नमस्कार।